Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about AI learning versus human learning. तो इस आर्टिकल के अंदर ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो किसी एआई सिस्टम के अंदर होता है उसके बीच में कंपैरिजन किया गया है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, द हिंदू में आया है ये। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको टाइम मिले तो ये आर्टिकल आप खुद भी पढ़ें। इससे आपको सोचने समझने की और ताकत मिलेगी कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है एंड हाउ कैन वी मेक इट बेटर। So this topic is going to be important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. Also it is going to be very useful for GS paper 4 ethics and integrity paper. उसमें जो चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस उसके पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही हिंट्स दे दिया है कि ये जो आर्टिकल है ये डिस्कस करेगा अबाउट एआई एंड इट विल कंपेयर एआई टू ह्यूमन बींग्स। तो स्टार्टिंग में ये कहता है कि वी आर इन द एज विच इज़ मार्क्ड विथ ओवरवेलमिंग प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर जगह एआई की ही बातें हो रही हैं। इवन स्मार्टफोन्स आर नाउ बीइंग बिल्ट इन विथ एआई। आजकल टीवी पे ऐड आते हुए आप देखते होंगे कि पीपल आर टॉकिंग टू जेमिनाई। तो साथ ही साथ ये आर्टिकल ये भी कहता है कि अगर 2024 के हम नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 7 में से 5 नोबेल प्राइज़ तो एआई के फील्ड में वर्क करने वालों को मिला है। दैट मीन्स वी आर इन द एज विच इज़ मार्क्ड विथ प्रोफाउंड राइज ऑफ एआई। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऐसे टाइम में साइंटिस्ट जो हैं वो और ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझना चाह रहे हैं। इस कारण से ह्यूमन ब्रेन के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को जितना समझेंगे एआई को और उतना बेहतर या रिफाइन कर पाएंगे। तो ह्यूमन ब्रेन, उसके लिए टेक्निकल शब्द हो सकता है ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच इज द की प्रोसेसिंग एरिया फॉर एन एआई सिस्टम। उन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क इट इज मेड अप ऑफ एक्चुअल या आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इस तरीके कुछ बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं जिनकी मदद से ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना है हमारा ब्रेन। और ब्रेन को मिमिक करता हुआ सिस्टम होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन लाइन विथ ह्यूमन ब्रेन ओनली। जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं वैसे ही इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी इस तरीके के प्रोसेसिंग सिस्टम बनाए गए हैं जो इनपुट लेगा और प्रोसेस करके आउटपुट देगा। तो आप कह सकते हैं कि दिस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मिमिक्स ह्यूमन ब्रेन न्यूरल नेटवर्क। बट दोनों में बड़ा अंतर है। Artificial neural network is inspired by human brain, but artificial neural network is very simple as compared to human brain. Our brain is much more complex. उसके अलावा ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि ह्यूमन ब्रेन्स आर हाईली अडेप्टेबल। हमारे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की एबिलिटी है। ये क्रिएटिविटी आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में देखने को नहीं मिलेगा। अगर क्रिएटिविटी दिख भी रही है तो आप समझ जाइए कि ये मिमिक कर रहा है, ये रियल क्रिएटिविटी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जो बात है, जैसे ये आर्टिकल यहाँ आप पढ़ोगे तो ये आर्टिकल पढ़ करके आपने जो मीनिंग निकाला और जो मैंने मीनिंग निकाला उसमें थोड़ा सा अंतर आपको फील होगा। किसी तीसरे इंसान ने जो मीनिंग निकाला उसकी अंडरस्टैंडिंग में और हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा अंतर होगा, बिकॉज वी ह्यूमंस आर डिजाइंड टू थिंक इन डिफरेंट मैनर। वी आर बाउंड टू पुट आवर ओन थिंकिंग, जिसको हम लोग कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। इसको आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग्स। तो वी ह्यूमन आवर ब्रेन इज डिजाइंड इन दिस मैनर कि आवर ओन ओपिनियन इज बाउंड टू गेट मिक्सड विद द आइडियाज दैट आर पुट टू अस एंड दैट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ समथिंग वेरी न्यू। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या क्रिएटिविटी जो है वो ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क से आप उम्मीद कर सकते हैं। वही एआई सिस्टम जो है, 10 एआई सिस्टम अगर सेम प्रोसेसिंग एबिलिटी के होंगे तो 10 के 10 एक ही आउटपुट देंगे इफ दे आर डिजाइंड इन सिमिलर मैनर। तो ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क्स आर अडेप्टेबल, हाईली क्रिएटिव
and are capable of abstract reasoning. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बहुत सारा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है, जबकि ह्यूमन जो ब्रेन है इट लर्न्स फ्रॉम इट्स ओन एक्सपीरियंसेस। चाइल्डहुड से ही बच्चे जो है एक्सपीरियंस कर कर के चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, और उससे उनका नॉलेज बढ़ता है। उनके अंदर जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो नेचुरल तरीके से डेवलप होती है। एंड अगर एनर्जी के लेवल पे भी बात की जाए कि कितना एनर्जी कंजम्पशन करता है ह्यूमन ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग, तो इट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फॉर कंप्यूटिंग या एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। हमारा ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डेवलप्ड है एज कंपेयर टू एनी एआई टूल। अब अगर ह्यूमन की लर्निंग को एआई की लर्निंग या मशीन लर्निंग से कंपेयर करें, तो अभी तो हमने ब्रेन को देखा कि हमारा ब्रेन कैसा है। तो हमारा ब्रेन बायोलॉजिकल न्यूरॉन से बना है और उसको मिमिक करता हुआ है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मच इवॉल्व्ड है। अब हम कोई चीज़ कैसे सीखते हैं, और मशीन ऐसे चैट जीपीटी ये कोई चीज़ कैसे सीखता है, एआई लर्निंग कैसे होती है या मशीन लर्निंग कैसे होती है। तो ह्यूमन का ब्रेन जो है वो दो लेवल पे फंक्शन करता है। पहला है डेटा स्टोरेज। आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको हमने देखा, परसीव किया। क्लास में भी बैठे तो टीचर ने जो बात बताई वो हमने सुना, देखा, और उसको हमने स्टोर किया अपने ब्रेन के अंदर। ये पहला लेवल होता है। तो डेटा इज गेन थ्रू परसेप्शन ऑफ इवेंट्स अराउंड। आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उसको परसीव किया और उसके बेसिस पे हमने डेटा गैदर किया, और फिर उस डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं कि अच्छा, इकोनॉमिक्स में ऐसा बताया सर ने कि बजट में जो है भारत सरकार ने फोकस किया है कि टैक्स को कट किया जाएगा। टैक्स कट करने से क्या होगा, तो शायद से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा। एंड नाउ यू लुक अराउंड योर सेल्फ इन योर फैमिली कि आपके बड़े भैया या पापा जो कोई जॉब करती हैं वो खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा है कि अब मुझे टैक्स कम भरना पड़ेगा, मेरे पास पैसा बचेगा, मैं सोच रहा हूँ कि ये नया मोबाइल खरीदूँ, नया लैपटॉप खरीदूँ। एंड सडनली यू विल स्टार्ट प्रोसेसिंग। क्लास में डेटा मिला, आसपास में आपने परसीव किया डेटा और आपने प्रोसेस करना शुरू किया और आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। तो डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज द स्टेज वेयर वी ड्रॉ इन्फरेंस कंक्लूजन, और उसके बेसिस पे वी क्रिएट ए न्यू आइडिया। तो एक तो आइडिया हमको आसपास को परसीव करके मिला और उन आइडिया को प्रोसेस करके वी क्रिएट न्यू आइडियाज। तो ये दो लेवल पे हमारा ब्रेन काम करता है। इसी दो लेवल पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है, जिसको हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। अब डेटा स्टोरेज लेवल पे अगर हमें कंपेयर किया जाए हमारे ब्रेन को किसी भी मशीन से, तो मशीन कैन अपीयर टू बी सीमिंगली सुपीरियर। उसके पास तमाम डेटा स्टोर हो सकता है, बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है, और जब चाहें तब वो डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, पूरी बुक जो है एक बार में आप डाल सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। तो इट अपीयर्स दैट इट इज सुपीरियर, बट इसके डेटा को डिलीट भी किया जा सकता है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर डेटा जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कमजोर पड़ने लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट स्टार्ट्स गेटिंग ड्वार्फ्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट डेटा काफ़ी मतलब इंट्रिकेट तरीके से हमारे न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर होता रहता है। तो पॉइंट इज कि इवन मशीन लर्निंग के अंदर डेटा स्टोरेज होता है जैसे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर होता है, बट स्टोरेज का तरीका थोड़ा अलग है। इनमें काफ़ी क्रिस्प तरीके से होता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो लेयर आफ्टर लेयर डेटा स्टोरेज होता है। तो कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रहती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हम भूलने लगते हैं, बट दिमाग में हमारे सारी चीज़ें होती ज़रूर हैं, बट कुछ चीज़ें हम भूलने लगते हैं। अच्छा, जैसे हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग करता है, एआई लर्निंग में भी प्रोसेसिंग होता है। तो जैसे चैट जीपीटी क्या करेगा, जैसे जैसे नए नए इंफॉर्मेशंस आते रहेंगे, वो डेटा अपना स्टोर करता रहेगा और डेटा को बढ़ाता रहेगा, और उस डेटा को बढ़ा करके उसको फिर प्रोसेस भी करेगा, और उससे आप जब कुछ भी पूछोगे तो उस हिसाब से वो जवाब देगा। जैसे भी क्रिकेट का मैच चल रहा है, मान लीजिए आज इंडिया मैच जीत जाती है, तो अलग अलग चैनल्स पे आएगा कि आज इंडिया मैच जीत गई। अब एआई अपने आप को अपडेट कर लेगा उस हिसाब से वो न्यूज़ पढ़ के, और फिर आप उससे पूछोगे कि इंडिया और इंग्लैंड के मैच में हाल फिलहाल में कौन जीता, तो वो जवाब देगा कि इंडिया वन द गेम।
तो इस तरीके से डेटा स्टोर करता है और उस डेटा को स्टोर करके फिर प्रोसेसिंग करके हमें नया इंफॉर्मेशन देता है। बट ह्यूमन ब्रेन और जो मशीन का लर्निंग मेथड है, दोनों में स्टेप्स तो सेम ही है, डेटा स्टोरेज एंड डेटा प्रोसेसिंग। बट डेटा स्टोरेज भी थोड़ा अलग तरीके से होता है, इसमें काफ़ी क्रिस्प होता है, हमारे में लेयर्ड बाय लेयर थिंकिंग होती है। डेटा प्रोसेसिंग में भी काफ़ी अंतर होता है। डेटा प्रोसेसिंग जो मशीन्स के अंदर होती है, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स ड्राइंग ऑफ इन्फरेंस फ्रॉम द गिवन आइडिया। दो आइडिया दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे इन्फरेंस ड्रॉ कर लिया इसने। जैसे इंग्लैंड ने बनाए 300 रन, इंडिया ने बनाए 301 रन, ये तुरंत इन्फरेंस ड्रॉ कर लेगा कि इंडिया वन द गेम। बट मशीन्स लैक इमोशंस, they may pretend, they may seemingly have or they may apparently exhibit emotions but they don't have emotions। ये सबसे बड़ा अंतर है मशीन्स में और हमारे अंदर। इस बात को आपको बस समझना है और यहाँ से हम लोग एथिक्स में और एसे में बढ़िया पॉइंट डिलीवर कर सकते हैं कि मशीन्स, दे में मिमिक क्रिएटिविटी, दे में मिमिक एब्स्ट्रैक्शन। वो उससे पूछेंगे व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द टुडेज गेम, वो बोलेगा याहू इंडिया वन द गेम, क्योंकि उसको पता है कि ये सर्च इंडिया में किया गया है, तो ढूंढने वाला इंसान हो सकता है कि इंडियन होगा। राइट। बट ये भी तो संभव है कि कोई ब्रिटिशर बैठ करके भारत में सर्च कर रहा है। तो दे आर मिमिकिंग एब्स्ट्रैक्शन, मिमिकिंग क्रिएटिविटी, मिमिकिंग इमोशंस, बट दे डू नॉट हैव इमोशंस वाइल ह्यूमंस हैव इमोशंस। और इसी कारण से डेटा प्रोसेसिंग लेवल पे काफ़ी अंतर पड़ जाता है। इमोशन के कारण इंट्यूशन आता है, एब्स्ट्रैक्शन आता है, क्रिएटिविटी आती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमंस के लर्निंग में क्यूरोसिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड क्यूरोसिटी इज ऑल्सो एन इमोशन। क्यों कोई चीज़ आप आराम से सीख जाते हैं, क्यों कोई चीज़ों को आप आराम से उसको अप्लाई कर पाते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट में आपको बोर्डम होता है, वाई? बिकॉज किसी सब्जेक्ट में आपकी क्यूरोसिटी है, किसी में नहीं है। एंड क्यूरोसिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इमोशन ओनली। वहीं एआई टूल जो है हर सब्जेक्ट को एक ही तरीके से सीखेगा, उसी एफिशिएंसी से सीखेगा। किसी किसी सब्जेक्ट में आप खुद अप्लाई करके नई नई चीज़ें बना पाएंगे, किसी किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं बना पाते हैं, बिकॉज योर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, उसकी प्रोसेसिंग का तरीका अलग है। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लर्निंग एंड एआई लर्निंग, जिसको हम लोग मशीन लर्निंग कह रहे हैं। ओवरऑल अगर ह्यूमंस और एआई के बीच में कंपेयर किया जाए तो देयर आर एरियाज वेयर ह्यूमंस हैव अपर हैंड। क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हमारा ब्रेन काफ़ी डायनेमिक है और इस कारण से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी डायनेमिक होता है। जैसे आप एआई को इमेजेस दे करके बताओगे कि दिस इज एन एप्पल, वो रेड कलर का एप्पल होता है, बट ए चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ एप्पल इज़ वेरी डायनेमिक। वो उसको टच भी करेगा, देखेगा भी, खाएगा भी, और धीरे धीरे वो चाइल्ड एक एप्पल का एक्सपीरियंस डेवलप करता है कि एप्पल कभी कभार रेड कलर के भी होते हैं, कभी ग्रीन के भी होते हैं। ग्रीन वाले जो होते हैं वो थोड़े से सार होते हैं, और जो रेड वाले होते हैं वो स्वीटर होते हैं। तो ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, इट इज़ वेरी डायनेमिक। एट द सेम टाइम, बिकॉज आवर एक्सपीरियंस इज डायनेमिक, वी रिक्वायर वेरी लेस डेटा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड आवर सॉल्यूशंस आर कॉन्टेक्चुअल। हम लोग सिचुएशन देख करके बात करते हैं ह्यूमंस। हमने देखा कि अभी सामने वाले का मूड खराब है तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, वी होल्ड आवर वर्ड्स। हम लोग इमोशंस को समझ करके बात करते हैं। इसी सेंस में कहा गया कि आवर सॉल्यूशंस, आवर एक्सप्रेशंस आर कॉन्टेक्चुअल। तो ये सब एरियाज हैं जहाँ पे ह्यूमंस आर सुपीरियर एज कंपेयर टू एनी एआई सिस्टम। बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ मशीन्स परफॉर्म बेटर देन अस, मशीन्स एक्सेल। और वो एरिया है कंसिस्टेंसी का, रिलायबिलिटी का। क्योंकि इमोशंस की अगर बात की जाए तो इमोशंस हमारे लिए स्ट्रेंथ हैं, तो एट द सेम टाइम दे turn into weakness also if we don't use it properly. Emotions can cause distractions also. We humans are blessed with emotions, or at the same time you can say कि we are cursed with emotions. It is, or it depends on how we use emotions. Are we driven by emotions? In that case we will be called emotional fool, or we have control over our emotions. In that sense we will be called emotionally intelligent person.
तो इमोशन जो है हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। मशीन्स के अंदर इमोशन तो है नहीं, इसीलिए एक ही काम बार 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 कर सकता है। इंसान जो है बोर हो जाता है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फटीग हो जाता है। और इस कारण से इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, एंड दैट इज व्हाई कंसिस्टेंसी इज मिसिंग इन ह्यूमंस। आपका मन हो गया, अरे यार आज तो चलो दोस्त से बात करते हैं, अब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आज चलो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, अरे यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मशीनों में ये समस्या नहीं है कि आज मन नहीं कर रहा। मशीनों के अंदर ये सब्जेक्टिविटी या एम्बिग्विटी नहीं होती। यहाँ पे अलग अलग इंसान अलग अलग लेवल पे सोचता है। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जब भी मैं कुछ पढ़ूंगा तो बातें वही हैं, बट उसमें मेरा इमोशंस कहीं ना कुछ रोल प्ले करेगा। देयर एब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन विल कम इनटू पिक्चर, एंड दैट इज व्हाई अलग अलग इंसान एक ही चीज को पढ़ने के बाद भी दे कम अप विद डिफरेंट ओपिनियन, तो दैट लीड्स टू एम्बिग्विटी या सब्जेक्टिविटी। दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन पर्सनालिटी, राइट। तो ये दो चीजें हैं जहां पे मशीन्स कभी कभार बेहतर कर जाते हैं। दे आर कंसिस्टेंट एंड दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव। ह्यूमंस का कैसा है, दे आर सब्जेक्टिव, सिचुएशन टू सिचुएशन उनकी बातें बदल जाती हैं, एंड वी आर नॉट ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट। और दोनों के पीछे कारण है हमारा इमोशंस। कभी हमारा इमोशंस जो है वो काफी फेवरेबल तरीके से काम करता है, कभी हमारे अगेंस्ट काम करता है। तो अगर कंक्लूजन लेवल पे हम आ जाएं, एसए में भी इस पे टॉप सवाल पूछा जा सकता है, एस एथिक्स में भी पूछा जा सकता है। तो देर इज नो डाउट कि ह्यूमन ब्रेन इज सुपीरियर बिकॉज वी आर आउटकम ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं विच आर एक्टिवली वर्किंग, एंड ह्यूमन ब्रेन हैज एडिशनल एडवांटेज ऑफ इमोशंस। इमोशंस के कारण वी कैन शो इम्पथी, सिचुएशन को देख करके हम बात करते हैं। वी हैव क्रिएटिविटी, हम कुछ चीजों को देखते हैं उसमें कुछ नया ऐड कर दिया। एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो नहीं भी लिखा है वो भी हम देख लिया, सोच लिया, पढ़ लिया। क्यूरोसिटी आती है हमारे अंदर, फीलिंग है ना किसी सब्जेक्ट को लेकर करके हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, मोटिवेशन, पैशन, ये सब आता है। एंड इन सच वे वी कैन डू बेटर। बट ये जो इमोशंस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वी ह्यूमंस के साथ, विच आर नॉट देयर इन मशीन्स, मशीन्स में मिमिक इमोशंस बट दे आर नॉट हैविंग इट, दे आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस। ये इमोशंस अगर इनको सही तरीके से मैनेज नहीं किया हमने तो दे मे लीड टू डिस्ट्रैक्शंस, और फिर ह्यूमन के अंदर कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जो निगेटिव इमोशंस हैं उसको पॉजिटिव तरीके चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार मुझे भी बहुत लो फील होता है कि क्या कर रहा हूँ, कुछ जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर रहे। बट आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस निगेटिव इमोशन को अगर हमने अपने अंदर हार्बर होने दिया तो वी में एंड अप नो वेयर। अभी जैसे करंट अफेयर्स रिवीजन आप देख रहे हो ना, मैं 50 डेज से लगातार रिवाइज करवा रहा हूँ। फाइन, आज 50th डे होगा और इतने ईमानदारी से कर रहे हैं काम, अब एग्जाम कब होगा पता नहीं हो रहा है। तो इवन आई फील बैड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ टू बिकम कंसिस्टेंट। बट आपको समझना होगा कि आपका जो लो फीलिंग है वो आपको और नीचे गिराएगा, एंड दैट इज नोन एज लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यू हैव टू चैनलाइज दिस इमोशन इन पॉजिटिव मैनर कि नहीं चलो अच्छा है ना, अभी वक्त मिला है और काम करने का, लेट अस डू इन इट इन बेटर मैनर। और इसी को कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड दैट हेल्प्स यू टू रिमेन कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी एट वर्क, मशीन लाइक कंसिस्टेंसी एंड ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, ये दोनों चीजें कॉम्बाइन करने के लिए क्या करना होगा, आपको मेंटल कामनेस रखना होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा बैड इमोशंस को, और बैड इमोशंस को कर्व करना होगा और उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा। देन ओनली यू कैन बी कंसिडर्ड एज एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, एंड दैट विल हेल्प यू टू रिमेन कंसिस्टेंट एट वर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है कि आपका जो सक्सेस होता है इट मेनली डिपेंड्स अपॉन इमोशनल स्किल्स, जिसको हम लोग कहते हैं ईक्यू। ये प्रश्न था, इसमें मैंने हिंट्स भी दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस डिस्कशन के बाद आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कंसिस्टेंसी के बारे में। सबका मन करता है, मेरा ही मन करेगा कि अभी चलो यार बाहर जाते हैं, कुछ घूमते फिरते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। बट जो मन है दैट इज व्हाट इमोशंस, आपको इस मन को रोकना है। और जो इमोशंस है कि नहीं मुझे कुछ और अच्छा करना है, अपने फैमिली को प्राउड फील कराना है, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना है, ये भी इमोशंस हैं। तो जिन इमोशन से आपको फायदा हो सकता है उस इमोशंस को हार्बर कीजिए, और जिस इमोशन से आपको नुकसान हो सकता है उसको थोड़ा थोड़ा कट डाउन कीजिए। उससे फाइट मत कीजिए, अदरवाइज इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर।
तो कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा और हार्बर किया जा सकता है, इस पे आई विल टेक ए सेपरेट डिस्कशन ऑल्सो। किसी दिन संडे वगैरह को इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूपीआई विच हैज इमर्ज एज द मोस्ट प्रोमिनेंट डिजिटल पेमेंट मोड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, यूपीआई क्या होता है अब तो मुझे लगता है आप सब जानते ही हैं। दिन भर में कई दफ़ा आजकल हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई अलाउज अस टू डू इंस्टेंट मनी ट्रांसफर विदाउट एडिंग टू बैंक अकाउंट्स। बिना दो बैंक अकाउंट को लिंक किए हुए दो बैंक अकाउंट के बीच में पैसा ट्रांसफर करने में मदद कर देता है यूपीआई। यूपीआई जो है वो स्मार्टफोन के थ्रू तो होता ही होता है, इट कैन बी डन थ्रू फीचर फोन्स ऑल्सो। ये बात को ध्यान रखना है, फीचर फोन्स में इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। फीचर फ़ोन आप समझते हैं, स्मार्ट उसमें आप कैसा है आईवीआर सिस्टम की मदद से ये स्टार डबल नाइन हैश दबाएं, फिर वो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आता है कि इसके बाद ये दबाएं, फिर बैंक अकाउंट नंबर दें, सिक्स अपना यूपीआई पिन दें, और इस तरीके से भी आप पैसा भेज सकते हैं। तो यूपीआई वर्क्स ऑन स्मार्टफोन के अलावा फीचर फोन्स ऑल्सो, ये बात ध्यान रखना। एंड इट वर्क्स इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड बोथ। तो यानी कि यूपीआई लाइट वर्जन जो है ऑफलाइन मोड में भी यूपीआई फंक्शन करने में मदद करता है। अब यूपीआई इज जस्ट अ इंटरफेस। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इट्स अ टेक्नोलॉजी विच अलाउज ट्रांसफर ऑफ money from one bank account to another bank account. But this interface and this technology is provided through many apps. For example, phone पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे। इवन भारत सरकार ने यूपीआई बेस्ड ऐप बनाया है जिसका नाम है भीम। यूपीआई को डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसको लॉन्च किया गया था साल 2016 में। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको बनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन एसोसिएशन विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो भारत के लगभग 10 बैंकों ने मिल करके इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाया, और इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई ने मिल करके बनाया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसका मुख्य मकसद है भारत देश के अंदर, यानी कि हमारे देश के अंदर ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट करना। तो दिस एनपीसीआई को बनाया है आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने, और एनपीसीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई को। ठीक है, और एनपीसीआई का मकसद है देश के अंदर ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रमोट करना। एनपीसीआई हैज बीन क्रिएटेड एज पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। अब करंट न्यूज ये है, ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि पिछले 10 से 11 सालों में 2013 से लेकर के 2024 तक में डिजिटल पेमेंट हैज मल्टीप्लाइड 3.5 टाइम्स। ओवरऑल अगर वैल्यू वाइज बात की जाए तो 2013 में 722 लाख करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था, एंड इन 2024 द डिजिटल ट्रांजैक्शन हैज बीन ऑफ 7258 लाख करोड़। तो 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया डिजिटल पेमेंट। ये वैल्यू वाइज बात की जा रही है कि इतने लाख करोड़ का। एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो 722 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए थे साल 2013 में, वो बढ़ करके 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी मल्टीपल टाइम्स बढ़े हैं, एंड वैल्यू वाइज भी ओवरऑल डिजिटल पेमेंट का अमाउंट काफ़ी बढ़ा है। और इस इंक्रीज में, डिजिटल पेमेंट के इंक्रीज में यूपीआई हैज प्लेड मेजर रोल। देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, एनईएफटी, नैच सिस्टम, आईएमपीएस, बट यूपीआई हैज प्लेड द डोमिनेंट रोल, मेजर रोल। यूपीआई का जो ओवरऑल शेयर है डिजिटल पेमेंट में, वो 2013 में 31% था। यूपीआई का शेयर जो था 31% था, वो 2024 में बढ़ करके 83% हो गया है। तो यूपीआई का शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ओवरऑल डिजिटल पेमेंट में। बाकी सब डिजिटल पेमेंट का भी वॉल्यूम बढ़ा है। ओवरऑल बाकी डिजिटल पेमेंट्स का वॉल्यूम देखा जाए तो इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय अबाउट 4 टाइम्स, बट यूपीआई का पेमेंट वॉल्यूम वाइज बढ़ा है 10 टाइम्स। सरल बात यह है कि डिजिटल पेमेंट लगातार बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर, और उसमें प्रीडोमिनेंटली रोल प्ले कर रहा है यूपीआई। तो ये न्यूज़ हो गई। बट इस आर्टिकल को मैं इसलिए भी कवर कर रहा हूँ ताकि यूपीआई के अलावा बाकी कौन कौन से डिजिटल पेमेंट मोड हैं इंपॉर्टेंट वाले, जैसे एनईएफटी या आरटीजीएस या नैट सिस्टम, इनके बारे में भी थोड़ा हम लोग यहीं देख लें। तो एनईएफटी या आरटीजीएस या आईएमपीएस सिस्टम, इन सब का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये सब भी तरीके हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजने के। इसमें क्या होता है कि बैंक अकाउंट्स को लिंक करना होता है, फिर पैसा भेजा जा सकता है। अब एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या अंतर है?
एनईएफटी में आप जब पैसा भेजोगे तो वो इंस्टेंट पैसा दूसरे अकाउंट में नहीं जाएगा, इट कैन टेक अप टू 2 आवर्स टू सेटल, क्योंकि एनईएफटी में बैचेज में सेटलमेंट होता है। हर आधे घंटे में एक बैच को भेजा जाता है फुल सेटलमेंट के लिए। तो हाफ एन आवर में एक बैच बनता है पूरा पेमेंट का। जितने भी लोगों ने कोशिश की एनईएफटी के थ्रू पेमेंट करने की, हाफ एन आवर का उसका बैच बनेगा और उसको फिर सेटल किया जाता है। तो एनईएफटी में हाफ आवरली बैचेस बनते हैं एंड ओवरऑल पेमेंट में 2 घंटे का टाइम लग सकता है। एनईएफटी इज अवेलेबल 24/7। इसमें मिनिमम जो पैसा ट्रांसफर हो सकता है दैट वुड बी ₹1 एंड मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस, इसका नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है, रियल टाइम, यानी कि इसमें आप जब चाहें तब पैसा भेज सकते हैं और उसी मोमेंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। रियल टाइम, इसमें कोई बैचेज में सेटलमेंट नहीं होता और कोई टाइम नहीं लगता अकाउंट ट्रांसफर होने में, मनी ट्रांसफर होने में। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ हायर वैल्यू। It is considered to be the fastest possible way of transferring money. It is also available 24/7 like NEFT, but इसमें minimum transfer value is 2 lakh rupees and there is no upper limit. IMPS भी इनके जैसा ही है, बट उसमें लिमिट जो है, लोअर लिमिट ₹1 भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्रांसफर जो है 2 लाख रुपए का है। इट कैन बी इन ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस मे बी देयर अप्लाइड बाय सम बैंक्स, बट इनमें आरटीजीएस और एनईएफटी में ट्रांजेक्शन चार्जेस आर नॉट देयर। तो ये सब प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। अब एक होता है नैच सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस पेमेंट सिस्टम। ये सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जिसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने। इट इज यूज्ड फॉर रिपीटेटिव पीरियोडिक ट्रांजैक्शंस। जैसे कि सैलरी देना है तो कंपनी वाले क्या करते हैं, नैच सिस्टम लगा देते हैं, जिससे हर महीने उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके अकाउंट में सैलरी जाता रहे। इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ईएमआई भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल भरना है, सरकार जो सब्सिडी देती है वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत जो पैसा देती है, उन सब में नैच सिस्टम का, एसआईपी जो हम लोग करते हैं उसमें नैच सिस्टम का इस्तेमाल होता है। रिपीटेटिव पीरियोडिक ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम वाइज यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी हाई, बट वैल्यू वाइज पर ट्रांजैक्शन मे बी ऑफ लोअर अमाउंट, बट वॉल्यूम वाइज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज हाई। रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन, पीरियोडिक ट्रांजैक्शन, उसके लिए जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है वो होता है नैच। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट एस्टेरॉयड 2024 YR4। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं एस्टेरॉयड होता क्या है। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मार्स और जुपिटर के बीच में एक, कह सकते हैं एक बेल्ट जैसा है, जहां पे बहुत छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल जो हैं वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। जैसे हमारे सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वैसे ही छोटे छोटे रॉकी प्लैनेट्स, रॉकी पार्टिकल जो हैं, रॉकी सब्सटेंस जो हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। इनको कहा जाता है, ये जो छोटे छोटे रॉकी पार्ट्स हैं या रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। और ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है जिसमें ये एस्टेरॉइड्स रोटेट कर रहे हैं अराउंड द सन, इस बेल्ट को कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स हु ऑर्बिट अराउंड द सन एंड दे आर मेनली फाउंड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट। एंड एस्टेरॉइड बेल्ट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। बट कुछ कुछ एस्टेरॉइड जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे चेंज देयर ट्रैजेक्टरी, थोड़ा सा उनका ट्रैजेक्टरी बदल जाता है, एंड दे कम क्लोज टू अर्थ। ऐसे एस्टेरॉइड्स को कहा जाता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। सच एस्टेरॉइड्स हैव पॉसिबिलिटी आल्सो ऑफ कोलिजन विद द अर्थ, और अगर कोलिजन होगा तो दे कैन कॉज मैसिव डैमेज। देखिए प्लैनेट्स तो जनरली रेगुलर शेप के होते हैं, काफ़ी रेगुलर होंगे, जियोइड शेप के या स्फेरिकल शेप के, बट एस्टेरॉइड जो हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, उनका कोई ऐसा जियोइड शेप या स्फेरिकल शेप नहीं होता है। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा दोनों ही एक एस्टेरॉयड को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जिसका नाम है 2024 YR4। इसको 2024 के यानी कि पिछले साल के दिसंबर महीने में ही ट्रैक किया गया था। तब से इसको लगातार ट्रैक किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस एस्टेरॉयड में हिट द अर्थ बाय 2032। तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्रोबेबिलिटी निकाली है, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 1.2%
देयर इज 1.2% चांस कि दिस एस्टेरॉयड में हिट द अर्थ ऑन 22 दिसंबर 2032। अगर ये हिट करता है तो इट कैन कॉज अ मैसिव डैमेज। इसको रखा गया इन सिटी किलर कैटेगरी, मतलब इट कैन वाइप आउट एन एंटायर सिटी ऑफ द साइज ऑफ पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क। बट साथ ही साथ साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग द अर्थ इज वेरी लो। तो हो सकता है कि 1-2 महीने में अगर थोड़ी सी और ट्राजेक्ट्री ये बदले तो इसकी पॉसिबिलिटी 0% भी हो जाए हिट करने की टू द अर्थ। बट अभी के लिए ठीक ठाक सी पॉसिबिलिटी तो है ही, 1.2% चांस तो है ही। पास्ट में भी कई सारे एस्टेरॉइड्स अर्थ को हिट कर चुके हैं जिस कारण से डैमेज हुआ है। उसमें से दो मेजर इवेंट आपको जानने चाहिए। एक है चिक्सुलप इम्पैक्ट इवेंट। चिक्सुलप इम्पैक्ट इवेंट, ये लगभग 9 किलोमीटर वाइड रॉक, इट हिट द अर्थ 66 मिलियन ईयर्स अगो एंड दिस impact led to extinction of dinosaurs from the earth। 1908 में Tungsuka event, a large impact happened in Siberia region on 30th June 1908। Tungsuka event near Tungsuka in Siberia। एस्टेरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो बर्न भी करने लगते हैं। तो देखने वालों को तो दूर से लगा जैसे कि कोई मैसिव फायर बॉल अर्थ के ऊपर गिर रहा था, and it was 1,000 times more powerful than the atomic bomb that was dropped on Hiroshima। It caused massive damage to the forest, but fortunately it collided in the forest area जहाँ पे बहुत ह्यूमन पॉपुलेशन था नहीं, जिस कारण से कोई लाइफ का डैमेज नहीं हुआ। बट एस्टेरॉइड it hit on the earth's surface on 30th June। That is why 30th June is also commemorated across the world as asteroid day because of this Tungsuka event in 1908। अब डार्ट मिशन के बारे में भी इससे रिलेटेड एक आइडिया है जिसको हम लोग यहीं देख लेते हैं। पहले भी हमने देखा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो नासा का यह मिशन है डार्ट मिशन। इसका पूरा नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन को सुसाइड मिशन नाम दिया गया बिकॉज इस मिशन के अंतर्गत ये जो डार्ट मिशन है इसको नासा ने भेजा था इन ऑर्डर टू कोलाइड इट विथ ए स्मॉल मूनलेट जिसका नाम था डिमॉर्फोस। तो दिस स्मॉल मूनलेट इससे टकरा करके डार्ट मिशन को टकराया गया ताकि इस डिमॉर्फोस के ट्राजेक्ट्री को थोड़ा बदल दिया जाए। दिस वाज द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ डिमॉर्फोस। और इस डार्ट मिशन से टकराने के बाद डिमॉर्फोस की ट्राजेक्ट्री थोड़ी सी बदल गई, ऐसी हो गई द न्यू ऑर्बिट। इस प्रोसेस में अब डार्ट मिशन ऑफ नासा गॉट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, इसीलिए इसको कहा गया सुसाइड मिशन। अब आप कहेंगे कि सर इस टेस्ट से फायदा क्या हुआ नासा को? तो इस टेस्ट से नासा ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कि किसी भी सेलेसियल ऑब्जेक्ट को ठीक ठाक सा साइज का, बहुत बड़ा नहीं, बट छोटे साइज के सेलेसियल ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ से एक मिशन भेज करके, रॉकेट भेज करके, उससे टकरा करके उसके ट्राजेक्ट्री को चेंज कर सकते हैं। इन दैट वे वी कैन प्रिवेंट कोलिजन ऑफ दैट बॉडी विथ अर्थ। So that is the purpose of DART mission। DART mission was successfully launched in 2021 only, through which NASA has demonstrated a technology कि we can send a rocket from Earth in order to get it collided with near Earth object and change its trajectory so that we can prevent its collision with Earth। This way we have developed a kind of planetary defense system। डार्ट मिशन के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसको स्टार्ट किया था भारत सरकार ने ही। भारत सरकार की एजेंसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 2023 को बिकॉज दिस मार्क्ड 50 ईयर्स ऑफ लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में, तो उसके 50 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने लॉन्च किया। भारत सरकार की तरफ से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने लॉन्च किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत टारगेट है कि जो 7 बिग कैट्स हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा, इनको कंजर्व किया जाए। तो दुनिया में टोटल 97 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये
बिग कैट्स पाए जाते हैं। एक नहीं तो दो दूसरे बिग कैट्स 97 कंट्रीज में पाए जाते हैं। तो इन 97 कंट्रीज को इनविटेशन दिया है भारत ने टू ज्वाइन दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इट कैन बी कंसिडर्ड एज इंडियाज ग्रीन डिप्लोमेसी। अभी तक कुछ देशों ने ही ज्वाइन किया, जैसे निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया एंड लाइबेरिया, अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स। इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए इनिशियल फंडिंग 150 करोड़ की दी है भारत सरकार ने फॉर 5 ईयर्स, फ्रॉम 2023-24 टू 24-27 28। तो 5 साल के लिए 150 करोड़ फंडिंग भारत सरकार ने दी। इसका हेडक्वार्टर भी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर भी भारत में ही होगा। करंट न्यूज यही है कि द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हैज बीन ऑफिशियली इन्फोर्स्ड। दैट इज द न्यूज। आपसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के ऊपर इस तरीके का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आर्टिकल 21 को लेकर के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। फॉरेनर्स के पास भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, बट दैट डज नॉट मीन कि दे कैन नॉट बी डिपोर्टेड, दे कैन बी डिपोर्टेड। यहाँ पे तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। लाफर कर्व में यहाँ जा करके कि ऑप्टिमल टैक्स रेट इज सेम फॉर एवरी इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट के कारण यहाँ पे जाकर के दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।